खुशामदीद एक बार फिर मेरे चैनल में। मैं हूं एजुकेटर आबिद। तो आज जो है हम फिर कंटिन्यू करेंगे सेकंड चैप्टर हिस्ट्री 8th क्लास का। जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब आप लोग देख लीजिए, इसमें हमने सबसे पहले क्या पॉइंट डिस्कशन करा। हमने ये पढ़ा कि डिक्लाइन पीरियड ऑफ द मुगल अंपायर हमने पढ़ा। मुगल का जो मोस्ट पावरफुल यानी कि सिक्स्थ जो था वो था औरंगजेब, और जिसकी डेथ कब हुई थी 707 में उसकी डेथ हुई थी। और उसके बाद किस तरह से मुग़ल अंपायर जो है उनका तख्त व ताज जो है किस तरह से गिरा, और स्लोली एंड ग्रेजुअली किस तरह से जो है उनका अंपायर पूरी तरह से जो है दिल्ली में, चाहे साउथ इंडिया की बात करें नॉर्थ इंडिया की बात करें, किस तरह से गिरा। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमने इसमें डिस्कशन करा वो करा ईस्ट इंडिया कंपनी कम्स ईस्ट। अब हमने इसमें यही पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब हिंदुस्तान में आई उन्होंने एक चार्टर हासिल किया था जो क्वीन की, जो किसने दिया था, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने दिया था। यानी कि ईस्ट इंडिया ये इंग्लैंड से ये कंपनी आई थी और जिनको एक फरमान दिया था, यानी कि एक एज ए लाइसेंस दिया था कि आप लोग हिंदुस्तान में जो है वहाँ पे आप ट्रेड करिए, वो एलिजाबेथ ने इनको दिया था। और उसके बाद आप देख लीजिए, हमने देखा कि वह उन्होंने यहाँ पे जो है फैक्ट्रियाँ लगाई, यहाँ पे जो बड़े बड़े कारखाने लगाए, और यहाँ से जो कुछ भी उनको मिलता था वो उन्होंने इस्तेमाल करना जो है वो शुरू कर दिया। उसके बाद आप आगे देख लीजिए कि किस तरह से वो प्रॉब्लम जो है, मतलब क्या क्या वो चीज़ें थी वो यहाँ से लेते थे। अब देखो ये पॉइंट हमने पढ़ा था, वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट दैट ईस्ट इंडिया कंपनी बिगन्स ट्रेड इन बंगाल। देखो यहाँ से टर्निंग पॉइंट था। बंगाल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना बिजनेस जारी करा तो इट हैड बीन पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द व्हेन द मोस्ट पावरफुल लीडर आर सिंपली यू कैन से रूलर ऑफ द मुगल empire have granted them to trade in बंगाल थ्रू द फरमान। उसने क्या करा, उनको एक रॉयल जो है एक आर्डर अहदनामा जारी किया, शाही हुक्मनामा जारी किया, जिसके तहत उन्होंने जो है फ्री ट्रेड वहाँ पे कहाँ पे करेंगे, फ्री ट्रेड वो बंगाल में करेंगे। ये भी हमने कल डिस्कशन करा था, लास्ट जो हमने डिस्कशन। अब देखो यहाँ से आगे जो है हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स। अब देख लीजिए, हमने जब ये डिस्कशन करा कि जब उन्होंने वेस्ट बंगाल में, जो बंगाल था वहाँ पे जब कंपनी ने जो है वहाँ पे अपनी फैक्ट्रियों को जब लगाया, फरमान के तहत जो औरंगजेब ने उनको दिया था कि आप यहाँ पे ट्रेड करिए, ड्यूटी फ्री रखा था। लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत सारी चीटिंग की और इस फरमान का वो गलत इस्तेमाल करने लगे, और जिसके तहत जो है बंगाल का जो रेवेन्यू है वो काफ़ी रेवेन्यू जो था वहाँ पे लगान जो टैक्स वगैरह वो लिया करते थे, या जो भी रेवेन्यू जमा होता था लगान जमा, बहुत ही उसमें नुकसान होगा। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द दे हैव उन्होंने क्या करा, उन्होंने उस फरमान को गलत तौर पर जो है इस्तेमाल करा, और जिसकी वजह से रेवेन्यू जो था बंगाल का काफ़ी लॉस हो गया। उसकी वहाँ की जो भी मतलब इनकम जो थी उसमें काफ़ी नुकसान हो गया। अब देखो वहाँ पे नवाब कौन था, मुर्शद कुली खान था। वे बंगाल में कौन था उस वक्त, मुर्शद कुली खान था। और वो किस तरह से चुप रहता, मतलब वो क्योंकि जब इन अंग्रेज़ों ने यहाँ पे क्या करा, इस फरमान का वो जो है गलत इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद एट दैट टाइम द नवाबाज मुर्शिद कुली खान, और जब उन्होंने ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने जब रिफ्यूज़ करा लगान देने से, तो ये जो है यहीं से फिर शुरू हो जाती है लड़ाई भी। अब देखो जो ट्रेड था, दे हैव कम एज यू नो दैट ब्रिटिशर यहाँ पे क्या आए थे, एज ए ट्रेडर आए थे। लेकिन उन्होंने क्या करा, यहाँ की जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, यहाँ पे जो भी बादशाह रहते थे उनके कामों में उन्होंने क्या करा, उन्होंने इंटरफेयर करने लगे वो, और जिसकी वजह से और यहाँ पे जो कुछ भी उनको मतलब एज ए फरमान दिया गया था ट्रेड करने का, उनको जो एज ए लाइसेंस दिया गया था यानी कि परमिशन दी गई थी, उन्होंने उसका वो लोग क्या करने लगे, गलत इस्तेमाल करने लगे। और इसकी वजह से और वो टैक्स देते थे, और उन्होंने क्या करा, जो यहाँ के नवाब थे या जो भी बादशाह थे, जहाँ जिस जगह उनकी फैक्ट्रियाँ लगी हुई थी, उन्होंने रिफ्यूज़ करा सॉरी उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिफ्यूज़ करा टैक्स देने को, रेवेन्यू देने को, जो भी टैक्स वो देते थे उन्होंने रिफ्यूज़ करा। और उसी तरह से क्या है, हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स। देखो
From here, this is the turning point of whole the history of our nation. This is the turning point of the Indian history. किस तरह से ट्रेड जो है वो बैटल्स में क्या है तब्दील हो गया. देखो, थ्रू द अर्ली 18th century the conflict between the company and the नवाब ऑफ बंगाल intensified. अब देखो काफ़ी शदीद में जो नवाब ऑफ बंगाल थे, क्योंकि यू नो दैट दे हैव ओपन देयर, दे हैव established their factory, and due to the conflict, द मेन कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी और नवाब के दरमियान में 18th सेंचुरी में जब आगाज़ उसका हो गया, काफ़ी शदीद से उनका बहुत झगड़ा होने लगा और बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट जो है वजूद में आ गया, जिसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब द बंगाल नवाब asserted their power and autonomy as other regional powers वर डूइंग एट दैट टाइम. अब देखो, जो जैसे ही औरंगज़ेब की जब डेथ होती है 1707 में जब उसकी डेथ होती है, तो उसके बाद क्या होता है, जो भी नवाब्स होते हैं वो हक जताने लगे, बाकी जो भी उनके वो एज ए खुद मुख्तियार बन गए. यानी कि ज़्यादातर यहाँ पे मुग़ल अंपायर का ही रोबदाब था, यानी कि उन्हीं की ज़्यादातर अथॉरिटीज़ ओवरऑल जो भी यहाँ पे, चाहे नवाब की बात करें, मराठा की बात करें, चाहे हम साउथ इंडिया में जो भी वहाँ पे मतलब बादशाह थे, उनके ऊपर जो है ओवरऑल कंट्रोल किसका था, वो था मुग़ल अंपायर का. लेकिन जो ही उनका लास्ट जो मोस्ट पावरफुल जो लास्ट अंपायर यानी कि सिक्स्थ जो औरंगज़ेब थे, जैसे ही वो मर जाते हैं तो उन्होंने क्या समझा, नवाब समझ वो हक जताने लगे कि हम खुद मुख्तियार हैं, और रिलीजनली तौर पर उन्होंने भी अपना क्या करा, वो पावर्स को वो अंजाम देने लगे. मुर्शिद कोली खान वाज फॉलोड बाय अलवर्दी खान एंड देन सिराजुद्दौला एज द नवाब ऑफ बंगाल. अब देखो, सबसे पहले कौन था, मुर्शिद कोली. पहले मुर्शिद कोली क्या था, वो था नवाब बंगाल का. उसके बाद अलवर्दी खान उसका बेटा आता है, फिर उसका दामाद जिसको सिराजुद्दौला कहा जाता है, फिर वो आ जाता है, वो नवाब बन जाते हैं बंगाल के. ईच ऑफ देम वाज ए स्ट्रॉन्ग रूलर, और ये तीनों क्या थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर थे. दे रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड. अब देखो, इन्होंने क्या करा, इन्होंने रिफ्यूज़ करा. दिस ऑल द थ्री नवाब, इन्होंने क्या करा, रिफ्यूज़ करा. उन्होंने जो है कंपनी को जो भी परमिशन यहाँ पे ट्रेड करने की मिलती थी, उन्होंने उनके ऊपर जो है मतलब क्या किया, उन्होंने रिफ्यूज़ करा कि हम आपको यहाँ पे ना ही कंसेशन करेंगे ना ही माफ़ करेंगे, और डिमांड करा. उन्होंने क्या करा, काफ़ी ट्रिब्यूट्स माने क्या होता है, अतिया देने का, यानी कि टैक्स देने का. आपको जो है इसका लगान ज़्यादा देना पड़ेगा, जो भी आप यहाँ पे ट्रेड करते हो इसका टैक्स जो है आपको देना पड़ेगा. और अब आपको यहां पे किसी भी तरह की माफी टैक्स में नहीं होगी, क्योंकि आप यहां पे ट्रेड कर रहे हैं. अब देख लीजिए, अब क्या होता है, राइट टू ट्रेड, और कंपनी को जो है आप यहाँ पे उनको कहा, यहाँ पे अब आपको यहाँ पे जो है परमिशन हम नहीं देंगे यहाँ पे ट्रेड करने की, और जो कर रहे हो उसमें आपको जो है लगान जो है वो देना पड़ेगा. डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप इट फ्रॉम द एक्सटेंड इज द फोर्टिफिकेशन एक्यूजिंग द कंपनी. अब देखो, इन्होंने क्या करा, और डिनाइड करा. देखो, ऑल द थ्री नवाब्स, मतलब जैसे ही एक के बाद एक जब आने लगे, इन्होंने क्या करा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने बैन लगा दी बंगाल में बिजनेस ट्रेड करने में, और उनसे कहा अब हम आपको माफ़ नहीं करेंगे, और उनके जो भी कॉइन्स वगैरह मतलब उनको डिनाइड करा कॉइन्स देने में, यानी कि अब हम आपको कुछ भी नहीं देंगे, और स्टॉप इट करा इनको किसकी वजह से, और उनको जो है जो भी वो फोर्टिफिकेशन करते थे, किलाबंदी करते थे, यानी कि यहाँ पे जो है जहाँ जहाँ वो रह रहे थे वहाँ पे अपने कॉलोनीज़ बनाते थे, अपने हेडक्वार्टर बनाते थे, अपनी बिल्डिंगें बनाते थे, जहाँ पे उनके ऑफिसरान या जो कुछ भी वेयर हाउस वगैरह पर. अब जो है ये नवाब जो है उनको बैन लगा दी अंग्रेज़ों को. अब यहाँ पे आप हमारी परमिशन के बगैर हम कोई भी चीज़ आपको माफ़ नहीं करेंगे. एक्यूजिंग द कंपनी ऑफ द डिसेट दे क्लेम दैट द कंपनी वाज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द नवाब. अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, अब उन्होंने काफ़ी इसमें क्या करा, धोखा दिया. मतलब द कंपनी हैज़ डिसेट, दे हैव चीटेड द नवाब ऑफ द बंगाल, और सिंपली यू कैन से द अंपायर ऑफ द इंडियन. और उसकी वजह से क्या होता है कि उन्होंने क्या करा, काफ़ी जो है जो बंगाल में
जो और क्लेम करा कंपनी को और उनको महरूम करा कि आपकी वजह से यहाँ पे जो है बंगाल में काफ़ी रेवेन्यू हासिल होता था, लेकिन आपने जो है उसको जो है गलत तौर पर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और ह्यूज अमाउंट, और क्या कहा, द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ द रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ द, और आप लोग जो है यहाँ की जो नवाबों की पावर है आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो। आपका यहाँ पे जो कुछ भी आप यहाँ से लगान देते थे, टैक्स देते थे, आपने उनसे जो है उस टैक्स से महरूम कर दिया बंगाल को। और इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस, राइटिंग डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स एंड टाइपिंग टू ह्यूमिलेट द नवाब एंड हिज ऑफिशियल। आप देखो वो लोग क्या, क्योंकि वो लोग पढ़े हुए थे, जो यहाँ के नवाब थे वो उतने पढ़े हुए नहीं थे, जो बादशाह थे उन्होंने रिफ्यूज़ करा। अंग्रेज़ों ने क्या करा, हम टैक्स नहीं देंगे, और गलत मतलब अलग अलग तौर पर जो है उनको बेइज्जती करने लगे जो यहाँ के नवाब थे, और अलग अलग उनके खिलाफ जो है लिखने लगे। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट डिक्लेयर्ड दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल वर रनिंग द ट्रेड ऑफ द कंपनी एंड ट्रेड कुड फ्लोरिश ओनली इफ द ड्यूटीज वर रिमूव्ड। आप देखो कंपनी ने ये ऐलान कर दिया कि जो भी यहाँ पे मतलब जो भी आपके अनजस्ट जो भी आपके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि जो भी डिमांड ऑफिशियल्स कर रहे हैं, अब यही ऑफिशियल जो डिमांड कर रहे हैं यानी कि टैक्स दे दो। सिंपली आप कहो जो नवाब थे वो जब उनको टैक्स देने के लिए कहते थे तो कंपनी ने ये सोचा कि यही एक काज है जिसकी वजह से हमारा बिजनेस जो है, अंग्रेज़ों का बिजनेस जो है यहाँ पे डूब सकता है। वो जो है इन ड्यूटीज़ को हटाने के बाद ही हमारा बिजनेस जो है वो बढ़ेगा। यानी कि सिंपली आप समझ लीजिए उनका ये कहना था, ब्रिटिशर का ये कहना था कि जब तक के नवाब के जो ऑफिसरान हैं ये हमसे अनजस्ट जो यहाँ पे जो है हमसे टैक्स ले रहे हैं, ड्यूटीज़ हमको टैक्स और ड्यूटीज़ देनी पड़ती हैं, इसकी वजह से हमारा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। इट वॉज आल्सो कन्विंस दैट टू एक्सपांड ट्रेड इट हैड टू एनलार्ज इट्स सेटलमेंट्स, बॉय अप विलेजेस एंड रिबिल्ड इट्स फोर्ट। तो उनका ये भी कहना था कि हम जो है यहाँ पे तभी हमारा ट्रेड जो है वो एक्सपांड हो सकता है जब तक ने हम यहाँ पे अलग अलग फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, यहाँ पे विलेजेस वगैरह को हम लोग नहीं खरीदेंगे, यहाँ पे अपनी बिल्डिंग जो है दोबारा से फोर्ट्स नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा बिजनेस जो है कामयाब नहीं बन सकता है। द कन्फ्लिक्ट लीड टू कन्फ्रंट्रेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लेसिया। अब देखो जैसे ही मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा बंगाल का ट्रेड, जब उन्होंने बंगाल में ट्रेड करना शुरू कर दिया विद द परमिशन ऑफ द, सिंपली यू कैन से द रॉयल फरमान और द रॉयल वर्डिक्ट थ्रू द औरंगजेब, जब उन्होंने वहाँ पे बिजनेस शुरू करा और वहाँ पे कुछ टैक्स वगैरह उनको देना पड़ता था, लेकिन फाइनली दे हैव रिफ्यूज्ड। और ड्यू टू दिस काज क्या होता है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट और सिंपली यू कैन से द मेन कन्फ्लिक्ट हैज़ बीन एग्जिस्ट थ्रू द among the company and the Nawab only because of they have refused taxes and they have separate their मतलब वो क्या करने लगे, वो रिबिल्ड करने लगे, फोर्टिफिकेशन करने लगे, वो जो है यहाँ पे जो है लोगों को भी खरीदने लगे और अलग अलग बिल्डिंगें यहाँ पे बनाने लगे। और इसकी वजह से क्या होता है द कन्फ्लिक्ट लीड टू कन्फ्रंट्रेशन, और वो एक सामने यानी कि नवाब और यहाँ के जो भी बादशाह थे, सिराजुद्दौला की अगर हम बात करेंगे, इससे पहले अरवर्दी खान जो था काफ़ी जोश वाला था, वो भी अंग्रेज़ों को उनको बैन लगा दे, आप यहाँ पे फोर्टिफिकेशन वगैरह नहीं कर सकते हो। एंड ड्यू टू दिस काज द कन्फ्लिक्ट लीड टू कन्फ्रंटेशन, और इन्हीं वजह से क्या हो गए, नवाब और अंग्रेज जो है आमने सामने आ गए, वो जंग पर उतर गए। एंड द फर्स्ट बैटल बिटवीन द नवाब एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी, दैट्स नेम इज बैटल ऑफ प्लेसी। अब देखो यहाँ से बैटल ऑफ प्लेसी शुरू होती है। द बैटल ऑफ प्लेसी जो है व्हेन अलवर्दी खान डाइड इन 1756। अब देखो अलवर्दी खान था, उसके बाद अलवर्दी खान जैसे ही मर जाते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे दूसरा जो आता है सिराजुद्दौला बिकम द नवाब ऑफ द बंगाल। जैसे अलवर्दी खान मरता है उसके बाद आता है सिराजुद्दौला। द कंपनी वाज वॉरिड अबाउट हिज पावर एंड कीन ऑन ए पॉपेट रूलर हु वुड विलिंगली गिव ट्रेड कंसेशन एंड अदर प्रिविलेजेस। अब देखो कंपनी इससे घबराई क्योंकि सिराजुद्दौला भी काफ़ी खतरनाक आदमी था और काफ़ी ताकतवर था और वो मुल्क की तरफ हमदर्दी रखा था। इससे अंग्रेज़ क्या है, इसकी पावर से अंग्रेज़ घबरा गए। अब वो चाहते थे ऐसे कठपुतली यानी कि पॉपिट मीन्स क्या होता है, उनकी एक कठपुतली मतलब वो इंसान जिसको वो खरीद सके और उसके बाद वो क्या करे, वो उनके कहने पे ही क्या करे,
पॉपेट रूलर उनको चाहिए था जो विलिंगली जो भी वो बिजनेस यहाँ पे करते थे वो उनको बिजनेस में टैक्स वैक्स में वो रियायत करता और उनको ज़्यादा हुकूक देता. सो इट ट्राइड थ्रू without success to help one. Sirajuddaulah revolves become the Nawab and infuriated Sirajuddaulah asked the company to stop meddling in the political affairs of his dominant, stop fortification and pay the revenue. अब देखो क्या होता है. सॉरी, अब अंग्रेज़ क्या चाहते थे, अंग्रेज चाहते थे कि उनका एक पॉपेट मिले, यहाँ का एक बादशाह मिल जाए जो है वो उनके आपस में ही लड़ाइयाँ कराएं और वो अंग्रेज़ों का साथ दे और जिसकी वजह से हम इस सिराजुद्दौला को गिरा सकें. लेकिन देखो सिराजुद्दौला जो था उसने क्या करा, उसने अंग्रेज़ों को इस बात की चेतावनी दे दी. उनको कहा कि आप जो हैं यहाँ के जो भी लोग हैं, यानी कि देखो इनफ्यूरेटेड मीन्स क्या होता है, गुस्सा दिलवाना, यानी कि आपस में ही उनको जो है लड़ाई वगैरह करना. मेंडलिंग मीन्स क्या होता है कि जो भी यहाँ के मतलब जो भी यहाँ पे मसले होते हैं उनमें जो हैं आप लोग पॉलिटिकली तौर पर जो हैं उनको स्टॉप नहीं कर सकते हो, उनमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हो और उनको जो क्या कहा कि आप यहाँ पे किलाबंदी नहीं कर सकते हो. उसके अलावा उनसे टैक्स भी मांगा. आफ्टर नेगोशिएशन फेल्ड. अब देखो आपस में अंग्रेज़, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला आपस में नेगोशिएशन दो तरफा वो बातें करने लगे, इस मसले को हल निकालने लगे. लेकिन द नवाब मार्चेड विद 30,000 सोल्जर्स टू द इंग्लिश फैक्ट्री at the Qasim Bazar, captured the company officials, locked the warehouse, disarmed all the Englishmen and blocked English ships. Then he marched to Calcutta to establish control over the company for there. अब देखो इनके दरमियान में जब अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या करा, वो जो है पूरा हक जताने लगे, टैक्स से भी रिफ्यूज़ करा, फोर्टिफिकेशन करने लगी. लेकिन जो ही सिराजुद्दौला जो है नवाब बनता है उसने उनको टैक्स देने पर भी मजबूर कर दिया और उनको फोर्टिफिकेशन बैन कर दिया. और यहाँ पे जो भी पॉलिटिकली तौर पर वो इन्फ्लुएंस करते थे, यहाँ पे इंटरफेयर करते थे, उनको जो है उसकी चेतावनी दे दी. लेकिन उनके दरमियान यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के दरमियान में कोई भी नेगोशिएशन नहीं हो, कोई भी बातचीत नहीं होती है. और इसी दौरान क्या होता है, सिराजुद्दौला 30,000 अपने सोल्जर लेकर कहाँ पे पहुँचता है, फैक्ट्री काजिम बाजार, जिसको ऑफिशियल जो हैं वो क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं. और वेयर हाउस को जो वहाँ पे अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वेयर हाउस से गोदाम थे उनको क्या कर दिया, उनको अपने कब्जे में ले लिया. और उनको जो भी इंग्लिश थे, देखो यहाँ पे मैं एक बात आपको कहूँगा, इसको कहा जाता है ब्लैक होल ट्रेजिडी. देखो यहाँ पे जब हम आगे मटेरियल से हमको ये जो सोर्सेज हमारे पास है उससे पता चलता है लगभग 40 या 50 अंग्रेज़ों को वो जो है ना एक ही कमरे में डालते हैं और जिसकी वजह से सोफोकेशन की वजह से वो लोग क्या हैं, वो वहीं पे मर जाते हैं. और इंग्लिश क्या कर, और जितनी भी वहाँ पे ये शिप जो अंग्रेज़ों की थी उनको वो जो है सिराजुद्दौला बैन करता था. और उसके बाद वो कलकत्ता की तरफ जो है वहाँ से मार्च करते हैं, चलना शुरू करते हैं. ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ द फॉल ऑफ द कलकत्ता, कंपनी ऑफिशियल इन मद्रास सेंड फोर्सेस अंडर द कमांड ऑफ द रॉबर्ट क्ल्यू. अब देख लिए, जैसे ही अंग्रेज़ों ने सुना कि सिराजुद्दौला जो है वो कलकत्ता की तरफ क्या है रवाना हो चुके हैं, अब जो है मद्रास से जो है एक कमांड जो था जिसका नाम रॉबर्ट क्ल्यू था, वो जो है फोर्स लेकर मद्रास से इनको आगे आता है, रेनफोर्सड बाय द नावल फ्लीट्स. अब इसके साथ क्या था, बहुत सारा नावल फ्लीट यानी कि बहरी बेड़िया लेकर जो है वो समंदर के रास्ते से इनको जो है आगे से आ गया. फाइनली इन 1757 रॉबर्ट क्ल्यू लीड द कंपनी आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लेसी. वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द डिफीट ऑफ द नवाब वाज दैट द फोर्स लीड बाय मीर जाफर, वन ऑफ द सिराजुद्दौला कमांडर्स, नेवर फॉट द बैटल. अब देख लीजिए यहाँ पे जैसे सिराजुद्दौला जो है वो कलकत्ता की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ से रॉबर्ट क्ल्यू था जो उनका ऑफिसर, ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर था, वो अपने फोर्स के साथ मतलब समुद्री भेड़िया के साथ उनको सामने से आता है. और 1757 में रॉबर्ट क्ल्यू जो है जो कंपनी आर्मी के अगेंस्ट था, सिराजुद्दौला के साथ बैटल ऑफ प्लेसी उसने लड़ी, जिसमें वो कमांडर कौन था, एक साइड से रॉबर्ट क्ल्यू ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला एक साइड से था. लेकिन इसमें रीज़न हारने का क्या हुआ,
वो इसलिए हुआ क्योंकि मीर जाफ़र जो था, मीर जाफ़र कमांडर इन चीफ था, किसका था? सिराजुद्दौला का। उसको दूसरी तरफ से आना था, लेकिन उसने क्या करा? मीर जाफ़र जो था, ही हैड बिकम द पॉपिट ऑफ द ब्रिटिश और द ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड उसने जो है वहाँ से फौज नहीं लाई, और वो क्योंकि वो सिराजुद्दौला का क्या था? कमांडर था। नेवर फॉट द बैटल, उसने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। क्लू हैड मैनेज टू सिक्योर हिज सपोर्ट बाय प्रोमिसिंग टू मेक हिम नवाब आफ्टर क्रशिंग सिराजुद्दौला। लेकिन जो क्लू था, जो रॉबर्ट क्लू था, इसने मीर जाफर को कहा था कि मैं आपको नवाब बनाऊंगा, वादा किया था। इस बेस पे क्या करा? उसने जो है सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। द बैटल ऑफ प्लेसी बिकेम फेमस बिकॉज इट वाज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री द कंपनी वॉन इन इंडिया। और ये बैटल ऑफ प्लेसी जो था, ये सबसे पहली लड़ाई थी जिसकी वजह से ये अंग्रेज जो है इसमें जीत जाते हैं, और ये काफ़ी फेमस लड़ाई रही है। और इसमें जो है अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसमें क्या है? कामयाबी हासिल की। ओनली बिकॉज ऑफ द, क्योंकि मीर जाफ़र ने उनको साथ नहीं दिया, सिराजुद्दौला अकेला था और वो हार गए। आफ्टर द डिफीट एट प्लेसी सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड एंड मीर जाफ़र मेड द नवाब। अब देखो क्या होता है, जैसे ही बैटल ऑफ प्लेसी जो है, इसमें सिराजुद्दौला जो है वो हार जाते हैं और उसको बेचारे को पकड़ जाता है और उसको कत्ल किया जाता है। कत्ल करने के बाद जो मीर जाफ़र है उसको नवाब बनाया जाता है। द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंगली टू टेक अवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो कंपनी अभी भी क्या थी? वो अनविलिंगली और तमाम जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो जो है उसकी मर्जी के खिलाफ जो भी उसकी एडमिनिस्ट्रेशन था वो चला रहे थे। कौन? अंग्रेज लोग। इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज दैट कन्क्विस्ट, इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव वाज द एक्सपेंशन ऑफ द ट्रेड। लेकिन प्राइमरी वो क्या चाहते थे? पहला उनका ये मुद्दा था कि किस तरह से हम जो है अपने बिजनेस को बढ़ाएं। इफ दिस कुड बी डन विद आउट कन्क्विस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ द लोकल रूलर्स हु वर विलिंगली टू ग्रांट प्रिविलेजेस, देन टेरिटरीज नीड नॉट बी टेकन आवर डायरेक्टली। अब देखो उनका अंग्रेजों, क्योंकि वो शातिर दिमाग थे, उनका यही कहना था, उनका सोच विचार यही था कि यहाँ पे हम कब्जा तभी कर सकते हैं जब तक कि यहाँ के रूलर जो है हमको यहाँ पे जो है साथ नहीं देंगे, तब तक यहाँ के जो है टेरिटरीज पर हम अपना कब्जा नहीं डायरेक्टली तौर पर नहीं कर सकते हैं। सोन द कंपनी डिस्कवर्ड दैट दिस वाज रादर डिफिकल्ट। तो उन्होंने क्या करा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जल्द अज जल्द उन्होंने इस बात को डिस्कवर करा। फॉर इवन द पॉपिट नवाब वर नॉट ऑलवेज एज हेल्पफुल एज द कंपनी वांटेड देम टू बी। अब देखो उन्होंने क्या किया, जैसे ही मीर जाफर को कुर्सी पर बिठाया, नवाब बनाया, अब उनको वो चाहते थे कि ओवरऑल यही हमारा सब कुछ संभालेगा और यही हमारा साथ देगा। लेकिन वो उनके अंडर उतना काम नहीं करने लगा, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे उनको मांगने लगे, ज़्यादा टैक्स मांगने लगे, जिसकी वजह से वो भी, ये नवाब जो है इसकी जो भी जो भी रेवेन्यू था वो ख़त्म होने लगा। अब जो है उतना, अब ये भी समझ गए कि इन्होंने मुझे कठपुतली बनाया, अब ये मुझे बातचीत करने नहीं देंगे। आफ्टर ऑल दे हैड टू मेंटेन ए बेसिक अपीयरेंस ऑफ द डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी इफ दे वांटेड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। तो सिंपली तौर पर वो थोड़ा बहुत मेंटेन करने लगा, उतना दिखाने में, क्योंकि अब वो फंस गया था। उसके बाद व्हाट कुड द कंपनी डू? अब कंपनी ने क्या करा? व्हेन मीर जाफर प्रोटेस्टेड द कंपनी डिस्पोज हिम एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन हिज प्लेस। अब देख लीजिए कंपनी का क्या है, जैसे मीर जाफर ने थोड़ा बहुत उनका साथ अंग्रेजों का नहीं देने लगा, उनको टैक्स नहीं ज़्यादा देने लगा, पैसे नहीं देने लगा, और थोड़ा बहुत जो है उनका नहीं मानने लगा, तो उन्होंने क्या करा? उसको गिरा दिया और उसकी जगह उन्होंने मीर कासिम को लाया। व्हेन मीर कासिम एक्सप्लेन्ड he in turns was defeated in the battle fought at Boxer 1764, died out of the Bengal and Mir Jafar was reinstalled। अब देखो क्या होता है, अब जैसे ही मीर कासिम आ गए, और मीर कासिम भी थोड़ा जवान था, उसने भी अंग्रेज़ों के खिलाफ बैटल ऑफ बॉक्सर लड़ी जो 1764 में लड़ी गई, और मीर कासिम को उसमें हराया गया। और फिर जो है उन्होंने मीर जाफर को फिर कुर्सी पे बैठाया, फिर गद्दी पे बिठाया। द नवाब हैड टू पे रेस्ट। अब देखो यहाँ पे क्या है, 5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वार। अब देख लीजिए कम से कम 5 जो है यहाँ पे कितना देना था, 5 लाख पर मंथ देना था, लेकिन कंपनी इससे ज़्यादा चाहती थी, एंड मीट द डिमांड ऑफ ए ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। और इसके अलावा कंपनी ने ये भी कहा, जो भी हम खर्चा उठा रहे हैं या जो भी यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, और हमारा बिजनेस भी बढ़ना चाहिए। इट वांटेड मोर टेरिटरीज एंड मोर रेवेन्यू। वो चाहते थे ज़्यादा हमको ये टेरिटरीज दे दे,
ज़्यादा इलाके हमारे अंडर कर दे और हमको ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या करे, मीर जाफ़र जो है वो हमको क्या करे, वो हमको रेवेन्यू दे दे। बाय द टाइम मीर जाफर डाइड इन 1765 द मेथड ऑफ द कंपनी हैड चेंज्ड, हैविंग फेल्ड टू वर्क विद द पॉपिट नवाब, क्ल्यू डिक्लेयर्ड वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवर सेल्व्स। आप देख लीजिए जैसे उन्होंने किसको हराया, मीर जाफर जैसे मर गए, अब मीर जाफर के बाद कंपनी ने ये चाहा अब हम यहाँ के खुद शहजादे बनेंगे, यहाँ के खुद नवाब बनेंगे और अब वक्त आ गया है कि हम जो हैं हिंदुस्तान के खुद ही यहाँ के नवाब वगैरह भी बनेंगे। अब देख लीजिए आगे क्या है। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्पायर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ द बंगाल। द दीवान अलाउड द कंपनी टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। अब देख लीजिए जो यहाँ पे मुगल जो लास्ट जो अंपायर था, देखो दीवान क्या होता है, इज इस्लामिक सोसाइटीज़ ए सेंट्रल फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है और ये दीवान एज ए उन्होंने उनको एज ए दीवान दिया। फिर एक जो है फारूक सियार जो लास्ट मुगल अंपायर था उनको उसने दीवान दिया कि यहाँ पे आप लोग जो भी प्रोविंसेस यहाँ पे हैं, जो भी इलाके यहाँ पे हैं, जो भी टेरिटरीज हैं, आप यहाँ से जो है ओवरऑल वास्ट रेवेन्यू हासिल कर सकते हो। दिस सॉल्व्ड ए मेजर प्रॉब्लम दैट द कंपनी हैड आर रियल फेस्ड। अब कंपनी जो प्रॉब्लम फेस कर रही कि किस तरह से हम टैक्स यहाँ से ले लें, तो अब उनको जो है इस दीवान के तहत वो यहाँ पे ओवरऑल टैक्सेस वो लेने लगे। दिस सॉल्व्ड ए मेजर प्रॉब्लम एंड फ्रॉम द अर्ली 18th century इट्स ट्रेड विद इंडिया हैड expanded, but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain। अब देख लीजिए जो कुछ भी उनका बिजनेस यहाँ पे था वो तो बढ़ गया क्योंकि ओवरऑल जो भी नवाब थे उनको हरा दिया, जो भी यहाँ पे बाचे थे उनको हरा दिया बैटल ऑफ प्लेसी में और बैटल ऑफ क्या कहते हैं बॉक्सर में। एंड दे हैव डायरेक्टली कंट्रोल ऑल द टेरिटरीज ऑफ आवर कंट्री। और उन्होंने यहाँ से सोना चांदी जो है वो अपने मुल्क में भेजने लगे। दिस वॉज बिकॉज at this time Britain had no goods to sell in India. The outflow of the gold from Britain slower after the Battle of Plassey and entirely stopped after the assumption of the Diwan. Now revenue from India could finance company expenses. These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company troops and meets the cost of the building the company fort and office। अब देखो जैसे ही इन्होंने डायरेक्टली तौर पर यहाँ पे कब्जा कर लिया, अब यहाँ से वो उतना चीज़ें बाहर नहीं भेजने लगे क्योंकि जो भी यहाँ पे उनके जो गवर्नर वगैरह थे वो जो है यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स और अपनी वो तिजोरियाँ भरने लगे, अपनी जो हैं बैलेंस को बढ़ाने लगे और वो मुल्क में भी भेजने नहीं लगे और वो दिखाने लगे कि ये कंपनी का खर्चा है, ये ओवरऑल जो भी सिस्टम है यानी कि यहाँ पे जो भी खर्चे उठा रहे हैं ये यहाँ से यहाँ के टैक्स से जो भी चीज़ें बनती वगैरह है। देखो इसमें मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ड्यू टू द बैटल ऑफ प्लेसी आपने देखा इसमें क्या था, मुर्शिद कुली खान था, सिराजुद्दौला था जो नवाब उस वक्त थे, सिराजुद्दौला ने उनको बैन करा था। तो बैटल ऑफ प्लेसी किसके दरमियान में लड़ी गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके दरमियान में लड़ी गई थी, सिराजुद्दौला, और जिसमें सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी की साइड से रॉबर्ट क्ल्यू था और सिराजुद्दौला जो हार गए ओनली बिकॉज ऑफ द हिज कमांडर इन चीफ दैट्स नेम वाज मीर जाफर हु हैड बिकम द पॉपिट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसकी वजह से क्या होता है, फिर दूसरी लड़ाई होती है जब सिराजुद्दौला के बाद कौन आता है, मीर जाफ़र को नवाब बनाते हैं, फिर आपस में लड़ाई। मीर जाफ़र के बाद मीर कासिम आते हैं। देखो मीर कासिम वाज द सन इन लॉ ऑफ द मीर जाफ़र, जब वो कुर्सी पे बैठते हैं लेकिन उसको वो हटा देते हैं और मार देते हैं किस में, जो बैटल ऑफ बॉक्सर लड़ी गई। तो ये दोनों लड़ाई जो लड़ी गई बैटल ऑफ प्लेसिया और बैटल ऑफ बॉक्सर, ये टर्निंग पॉइंट था यहाँ के, क्योंकि ड्यू टू दीज battles the Nawab, or simply you can say the Emperor of the India has by all means defeated इन दोनों लड़ाई में जो है ये मतलब पूरी तरह से यहाँ के बादशाहों को जो है हटाया गया। अब देखिए यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो है कंपनी ऑफिशियल बिकम नैबोज। देखो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द नैबोज का मतलब क्या होता है, नवाब, यहाँ के सूबों के हुक्मरान, यानी कि सूबों को जो कब्जे में ले लिया गया उसको हम कहते हैं जो कंपनी। आप देखो जैसे ही बैटल ऑफ हमारी क्या है, बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बॉक्सर जब लड़ी गई अंग्रेज़ों और ईस्ट इंडिया कंपनी और यहाँ के नवाब्स के दरमियान में, और यहाँ के नवाब जो है पूरी तरह से जो है इन दोनों जंगों में क्या हो गए, इन
दोनों लड़ाई में हार गए। अब जो है अंग्रेज़ यहाँ के नवाब बन गए। अब देख लीजिए थोड़ा सा जो इसमें पॉइंट है, आफ्टर द बैटल ऑफ द प्लेसिया द एक्चुअल नवाब ऑफ द बंगाल आर फोर्स्ड टू गिव लैंड एंड वास्ट सम ऑफ मनी एज पर्सनल गिफ्ट टू द कंपनी ऑफिशियल। रॉबर्ट क्लीव हिमसेल्फ अमेसेड ए फॉर्चून इन इंडिया। अब देखो इसमें क्या है, इसमें यही पॉइंट है कि जो नवाब जो थे, यहाँ के नवाब जो थे, उनसे लैंड मांगी जाने लगी और उसके बाद उनके पास जो भी पैसा था वो जो है अंग्रेज लोग उनको मांगने लगे। रॉबर्ट क्लीव हिमसेल्फ अमेस्ड ए फॉर्चून इन कंपनी। अब देख लीजिए ये जो है रॉबर्ट, ये जो है इसने क्या करा, काफ़ी इकट्ठा यकजा जो है यहाँ पे जमा मनी वगैरह किया और फाइनली क्या होता है, ये अपने आप को किस्मत मत समझने लगा। ही हैड कम टू मद्रास नाउ चेन्नई फ्रॉम इंग्लैंड इन 1743 एट द एज ऑफ 18 व्हेन इन 1767 ही लेफ्ट इंडिया हिज इंडिया। अब देखो उसने कब छोड़ा और कितनी प्रॉपर्टी यहाँ से ली उसने। अब देखो उसके बाद जैसे रॉबर्ट क्लीव जो था, however not all the company officials succeed in the making money like Clive, many died an earlier। अब देखो यही रॉबर्ट क्लीव जो है काफ़ी इसने चरम पूंजी यहाँ पे जो है वो उसने जमा करी और उसके बाद जो है यहाँ से वो कहाँ गए, इंग्लैंड में गए। अब देखो कंपनी रूल एक्सपांड। अब देखो जैसे ही बैटल ऑफ जो हमारी बॉक्सर होती है, जिसको जब आफ्टर द बैटल ऑफ द बॉक्सर 1762 द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स इन इंडियन स्टेट। अब देखो जैसे ही कंपनी जो है, जैसे ही पहले क्या था यहाँ पे देख लीजिए कंपनी रूल था, लेकिन देखो द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 टू 1857 क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन 1857 से लेकर और अगर हम 1857 से लेकर 1947-48 तक जो है उसको हम कहेंगे टोटली जो है उनका क्राउन रूल रहा। उनका डायरेक्टली जो है यहाँ पे पॉलिटिकली ओवरऑल जो कुछ भी है हम जो है डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ गए, जिसको हम क्राउन रूल कहते हैं। लेकिन आप देख लीजिए आफ्टर द बैटल ऑफ द बॉक्सर 1764 द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंट्स। अब देखो उनका अलग तौर से एडमिनिस्ट्रेशन था, उन्होंने यहाँ पे रेजिडेंट्स को यहाँ पे उन्होंने रखा, मतलब मान लो जो भी उनका गवर्नर होता था वो यहाँ पे एज ए रेजिडेंट्स उसको रिप्रेजेंट करने लगे। आगे देख लीजिए उसी तरह से यहाँ पे जो है इन्होंने काफ़ी पॉलिसीज बनाई। अब देख लीजिए जो ही मैं आपको जो है ओवरव्यू देता हूँ इसका ओवरऑल डिस्कशन का, देख लीजिए इन्होंने क्या करा, अब देखो यहाँ पे क्या बचते हैं, अब तो नवाब ही बचते हैं। अब देखना जैसे ही बैटल ऑफ बॉक्सर होती है, बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद क्या है, वो एक दे हैड मेड 2 पॉलिसीज, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 पॉलिसी बनाई। एक तो उन्होंने बनाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स और दूसरी उन्होंने कौन सी बनाई, उसको कहा जाता है सब्सिडी अलायंस। देखो सब्सिडी अलायंस एक पॉलिसी ये बनाई और दूसरी उन्होंने क्या बनाई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ द लेब। देखो सब्सिडी अलायंस की अगर हम बात करेंगे, देखो सब्सिडी अलायंस में इन्होंने क्या करा कि जो भी, यानी कि सब्सिडी अलायंस में सिंपली इसका अगर आप देखेंगे, इट वाज वन ऑफ द पॉलिसी अडॉप्टेड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंक्रीज इट्स कंट्रोल ओवर इंडियन स्टेट। देखो सब्सिडी अलायंस उन्होंने ये बनाई कि उसके तहत जो है एक ऐसा पॉलिसी बनाई जिस पॉलिसी के तहत वो किस तरह से यहाँ पे जो है अपना कब्जा बढ़ाएं अंडर द गवर्नर जनरलशिप ऑफ द लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडी अलाउंस दिया और डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स जो है वो किसने दिया था, वो दिया था डॉक्टर लॉर्ड डलोजिया ने। किसने दिया था, लॉर्ड डलोजिया ने दिया था। अब देख लीजिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इन दोनों पॉलिसीज की वजह से क्या होता है, जो सब्सिडी अलायंस जो था, जो सब्सिडी अलायंस जो है जिसको लॉर्ड वेलेस्ली ने दिया था, उसमें यह लिखा था कि यहाँ के जो भी बादशाह हैं वो अपनी फौज नहीं रख सकते हैं, हम उनको फौज मुहैया करेंगे और उस फौज का, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की उनके साथ जो भी बॉडीगार्ड जो भी सिक्योरिटी होगी वो उनको ईस्ट इंडिया कंपनी देगी और उनको उसके बदले जो है रेवेन्यू टैक्स देना पड़ेगा। उनकी तनख्वाह का खर्चा, खाने पीने का, वो तमाम टैक्स कौन उठाएगी, वो जो है यहाँ के नवाब, यहाँ के जो भी रूलर हैं वो उठाएंगे थ्रू मतलब किस पॉलिसी के तहत, सब्सिडी अलायंस के तहत। अब देख लीजिए सब्सिडी अलायंस के बाद आपका दूसरा क्या रहता है, उसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। कौन सा है आपका, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स। देखो डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स ये खुद ही इसमें क्या रखता है, लेब्स माने होता है गोद। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बादशाह थे और
उनके क्या थी, अपनी औलादें नहीं थी। अब उन औलाद अब उन्होंने ये डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स, ये एक कानून एज ए पॉलिसी बनाया कि जिसको भी अपना जो है रियल यानी कि खूनी बच्चा नहीं होगा, यानी कि उसके अपना बच्चा नहीं होगा, तो उसकी जो भी, जैसे ही बादशाह मर जाएगा तो उसकी तमाम जो भी जायदाद है वो डायरेक्टली किसके अंडर आएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आएगी। देखो टू पॉलिसीज ये आप ये जहन में रखना। एक तो है सब्सिडी अलायंस। सब्सिडी अलायंस में उनका ये था, एक ऐसी पॉलिसी थी कि किस तरह से हम अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल जो है, कंट्रोल जो है ओवरऑल इंडिया पे फैलाएं। और उसमें उन्होंने ये करा, यहाँ के नवाब है उनके तमाम अथॉरिटीज़ छीनी गई, उनसे तमाम हुकूक छीने गए और उनको कहा कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे और सिक्योरिटी के बदले में आपको जो भी उनका खर्चा वर्चा होगा, कंपनसेशन होगा, वो आपको देना पड़ेगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स जिसको लॉर्ड डलहौजिया ने दिया था, 1848 में दिया था। और उसने ये कहा, जो गवर्नर जनरल यहाँ के थे, उन्होंने कहा था कि जिस भी बादशाह का अपना वारिस नहीं होगा, जिसकी बादशाह का अपने औलाद नहीं होगी, उसने अडॉप्टेड करा होगा, तो उसकी जैसे ही बादशाह मर जाता है वो डायरेक्टली किसके अंडर में आ जाएगी, वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में तमाम उसकी दौलत, जो भी बादशाह जो कुछ भी है, वो उसके अंडर में आ जाएगी। अब देखो टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर। अब देखो साउथ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, यहां पे देख लें, द कंपनी रिजॉर्टेड टू डायरेक्ट military confrontation when it was a threat to its political or the economic interest। अब देखो कंपनी ने क्या करा, कंपनी ने रेजर्ट किया, क्या किया, देखो कंपनी जो है, कंपनी ने अब क्या करा, कंपनी ने अपना जो कुछ भी उसके पास क्या था, मिलिट्री जो थी, अब डायरेक्टली उनको किसके साथ था, व्हेन इट वाज ए थ्रेट टू इट्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। अब देखो कंपनी जो था, इन्होंने पूरी तरह से क्या करा, उन्होंने अपने कब्जे में लाने के लिए डायरेक्टली मिलिट्री का इस्तेमाल करा यहाँ की इकोनॉमी में, यहाँ की पॉलिटिकल ओवरऑल सिचुएशन पे। लेकिन दिस कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द केस ऑफ द सदर्न इंडिया स्टेट ऑफ मैसूर। तो इसको कौन हासिल कर सकता था या कौन करता था, यानी कि इस चीज़ को उनका सामना किससे करना था, वो था मैसूर का जो टाइगर था, जिसको हम टीपू सुल्तान कहते हैं। मैसूर हैड क्रोन इन स्ट्रेंथन अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल रूलर लाइक द हैदर अली। हैदर अली कौन था, वो था टीपू सुल्तान का बादशाह। और इस हिज फेमस सन कौन था, वो था टीपू सुल्तान। हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था, जो साउथ इंडिया में थे। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ द मलाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेजेस पेपर एंड कार्डमन। अब देखो ये किसके कंट्रोल में था, ये था टीपू सुल्तान और इसके बाप हैदर अली के उसके अंडर में था, उसके कब्जे में था। इन 1785 टीपू सुल्तान स्टॉपेड द एक्सपोर्ट ऑफ द स्लेट वुड पेपर का डम। अब देखो साउथ इंडिया में कौन था, साउथ इंडिया में टीपू सुल्तान था। अब टीपू सुल्तान ने भी उनको जब यहाँ पे बैन वगैरह लगा दी, तो उसकी वजह से क्या हो गया, उसने जो है 2-3 लड़ाइयाँ जो हैं किसने लड़ी, टीपू सुल्तान ने लड़ी। और फाइनली वो भी बेचारे जो हैं इसमें शहीद हो गए, इसमें मारे गए। और फाइनली टीपू सुल्तान के बाद जो है अब बारी आती है, किनकी आती थी, मराठा की। लेकिन मराठा जो है वो पहले ही अपनी मतलब शहनशाह के लिए, अपने तख्त व ताज के लिए लड़ रहे थे, उनमें पहले कन्फ्लिक्ट था और फाइनली वो भी हार गए, मराठा भी हार गए। द क्लेम टू पैरामोंटेसी। और उसी तरह से जो है यहाँ पे जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ये पूरी तरह से यहाँ पे क्या हो गई, फैल गई। और फाइनली जो है यहाँ पे उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा। अब देख लीजिए, अगर हम नवाब की बात करेंगे, यहाँ के किंगडम्स की बात करें, रूलर की बात, उनमें मुफ्ती होता था, काजी होता था, लेकिन उन्होंने जजेस वगैरह को करा। और उनके यहाँ पे मतलब हमारे पास डीसी, कलेक्टर, काजी वाजी होते थे, लेकिन उन्होंने जो है इसको, जो आजकल डीसी होता है, तहसीलदार होता था, उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज़ों का अपने हिसाब से था। अब देख लीजिए कंपनी आर्मी का है, इन अलग अलग तरह की टाइप्स उनमें जो है कंपनी में सिपाही वगैरह होते थे, उसी तरह से इंडियन की आर्मी में जैसे पैदल कोई चलता था वगैरह। अब देख लीजिए कंक्लूजन में हमने क्या पाया, देखो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ, वी हैड डिस्कस प्रॉपरली एंड ईच एंड एवरी पॉइंट आवर व्यू ऑफ द सेकंड चैप्टर ऑफ द हिस्ट्री 8th क्लास फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। अब देखो इसका कंक्लूजन क्या होता है, दस द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ट्रांसफॉर्मेड फ्रॉम ए ट्रेडिंग कंपनी टू ए टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर। अब देख लीजिए, जब इन्हें 2 लड़ाइयाँ लड़ी, 2 लड़ाइयों के बाद, बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद, डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अब क्या बन गई, टेरिटोरियल कॉलोनियल पावर में तब्दील हो गई।
गई, यानी कि वी हैव कम डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश आर द सिंपली यू कैन से ब्रिटिश गवर्नमेंट. द अराइवल ऑफ ए न्यू steam technology in the early 19th century also added this process. Till then it would take anywhere between 6 and 8 months to travel to India by sea. Steam ships reduces the journey time to 3 weeks, enabling more Britisher and their families to come to for our the country. By 1857 the company came to exercise direct rule over about 63% of the. अब देखो आपको द रिवोल्ट ऑफ 1857 जब होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द बहादुर शाह जफर, जो लास्ट जिसको कहा जाता है बहादुर शाह जफर सेकंड, उस वक्त वो बादशाह थे जब रिवोल्ट ऑफ 1857 हो, तो उसके बाद यानी कि 1857 की बगावत के बाद कम से कम 63% जो है हमारा पूरा जो इलाका जो है और 78% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली किसके अंडर आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आई थी. कंबाइंड विद इट्स इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द रिमेनिंग टेरिटरी एंड पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड वर्चुअली द होल ऑफ इंडिया अंडर हिट कंट्रोल. तो फाइनली जो है हम जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में आ गए. देखो मैं आपको कहूँगा, देखो इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा. वी हैव डिस्कस दैट कि फ्रॉम टेरिटोरिटी, यानी कि हमने कहाँ से पढ़ा, हमारा टॉपिक ही था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी. तो इंग्लिश यहाँ पे क्या आए थे, ओवरव्यू में एक बार फिर बताऊँ. देखो इंग्लिश यहाँ पे एज ए ट्रेडर आए थे, लेकिन किस तरह से उन्होंने यहाँ की बादशाह पे पहले उन्होंने फैक्ट्रियाँ लगाई, कुछ फरमान हासिल करे, फिर फैक्ट्रियाँ लगाई गई, फिर उनको टैक्स देना पड़ता था, फिर उन्होंने टैक्स से रिफ्यूज़ करा. रिफ्यूज़ करने के बाद जो है आपस में उनको जो है यहाँ के जो बादशाह थे उनकी मतलब जो भी अथॉरिटी थी उन पे मतलब उनको जो है अथॉरिटीज़ का पूरी तरह से इस्तेमाल करने नहीं लगे, यहाँ पे ज़्यादा फोर्टिफिकेशन करने लगे, यहाँ से ज़्यादा टैक्स हासिल करने लगे. और ड्यू टू दिस काज जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो क्या है, जब उन्होंने बंगाल में अपना ट्रेड शुरू किया था तो वहाँ से जो है लड़ाइयाँ शुरू होती हैं और बंगाल का जो बिजनेस उनका था, ट्रेड था, वहाँ से कन्फ्लिक्ट होता है नवाबों और किसके दरमियान में, नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान में. और जिसमें 2 लड़ाइयाँ वजूद में, जिससे 2 लड़ाइयाँ यानी कि ट्रेड ऑफ द बंगाल की वजह से 2 लड़ाइयाँ जो हैं वजूद में आती है. एक है बैटल ऑफ प्लेसी जिसमें सिराजुद्दौला एक साइड से था और दूसरी साइड से कौन था, अंग्रेज का रॉबर्ट क्ल्यू था और उसको सिराजुद्दौला को हराया जाता है. किस कहते हैं, रॉबर्ट क्ल्यू के तहत. इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द व्हेन हिज कमांडर इन चीफ मीर जाफर जो था, ही हैड बिकम द पॉपिट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी. उसके बाद कौन आता है, उसके बाद हमारा कौन सा आता है, मीर कासिम आता है जो सन इन लॉ होता है मीर जाफर का. तो बैटल ऑफ बक्सर जो है उसी के साथ जो है लड़ी जाती है और उसको भी हराया जाता है. और साउथ में हमारे कौन थे, साउथ में हमारे क्या थे, टीपू सुल्तान थे, उसको भी जो है मतलब 2-3 लड़ाइयों में हराया गया. और फाइनली वी हैड directly controlled by the ईस्ट इंडिया कंपनी. आई होप ये डिस्कशन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहा होगा. इन द एंड आई हार्टली रिक्वेस्ट यू प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर दीज वीडियोज़ ताकि आगे जाकर मैं इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए बना सकूं. थैंक यू वेरी मच.